चलो बेटा, फ्रिक्शन पढ़ लिया हमने, 2 लेक्चर्स हो गए आपके फ्रिक्शन के। अब एक एक पूरा समरी बताऊंगा फ्रिक्शन का, क्या क्या मैथमेटिकल इक्वेशंस इन्वॉल्व हैं, ठीक है, क्या क्या थ्योरी इन्वॉल्व है और क्वेश्चंस कैसे करने हैं, राइट। देखो, किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रख लें, ये एक ऑब्जेक्ट रखा, कौन कौन सी फोर्सेस यहां इन्वॉल्व है समझना बेटा। एक तो इस ऑब्जेक्ट का वेट होगा, और जो वेट होता है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस इज mg। दूसरा, इसका नॉर्मल रिएक्शन है r। थर्ड, हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं, दैट इज द अप्लाइड फोर्स। एंड फोर्थ इज द फ्रिक्शनल फोर्स which is opposite to the applied force. Applied force, frictional force. अगर बॉडी रेस्ट में है तो इस F को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, और अगर बॉडी मोशन में है तो इस F को बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और ये जो F है, देखो जो सबसे बेसिक इक्वेशन है, ये जो F है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है R के, दिस यू हैव स्टडीड, कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, देयरफॉर F इज इक्वल टू म्यू इनटू R। यहां हम इस म्यू को क्या बोलते हैं, इस म्यू को बोलते हैं बेटा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये यूनिटलेस होता है as well as it is dimensionless। अगर बॉडी रेस्ट में है तो हम लिखते हैं Fs इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर, और अगर बॉडी मोशन में है देन वी राइट एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू आर, ठीक है। म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और किसी भी बॉडी के मोशन को स्टार्ट करना मुश्किल है, इट इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट द मोशन देन टू मेंटेन द मोशन। सो एफ के जो होता है दैट इज लेस देन द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन तो एक वेरिएबल होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं वो फिक्स्ड होता है, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक। दूसरा, ये मैंने हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात कर रहा हूं मैं यहां अभी। ये जो दोनों फोर्सेस हैं, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट, मान लो इनका रिजल्टेंट x है, पैरेललोग्राम लॉ से हम फाइंड करते हैं रिजल्टेंट, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं आपस में, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो r के साथ जो एंगल बनाता है, किसका रिजल्टेंट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो मैं इसको Fs बोलूंगा। Fs और r का जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट जिसको मैंने s बोला, ये r के साथ जो एंगल बनाता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और ये डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। तो यहां से अगर आप देखोगे ये Fs है, आप परपेंडिकुलर पैरेलल ले जाओगे इसको, ये Fs रहेगा, तो tan थीटा जो होगा दैट इज इक्वल टू Fs बाय r। लेकिन बेटा जो Fs है दैट इज म्यू एस इंटू आर, सो हम लिखते हैं tan थीटा इक्वल्स टू
म्यू एस इंटू आर डिवाइडेड बाय आर, आर आर कट जाएगा, म्यू एस लिखेंगे हम tan थीटा को, विच मीन्स कि जो थीटा है दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस. The angle of friction is tan inverse the coefficient of static friction. किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे r और mg की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए बोलते हैं r इज इक्वल टू mg. ठीक है, तो यहां हम mg भी लिख सकते हैं. ये जनरल है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे r इक्वल्स टू mg. सो हियर अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस कंफर्म्ड है, यू विल राइट r इक्वल्स टू इनटू g. ठीक है. दूसरा, अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं है, इंक्लाइंड सरफेस है, एक इंक्लाइंड सरफेस है, ये इंक्लाइंड सरफेस है मेरे पास. इस इंक्लाइंड सरफेस पे अगर बॉडी रखूं मैं, सपोज मैंने जो ये एंगल रखा है इसको मैं फिर से थीटा ही बोल लेता हूं, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है. बेटा ये जो मैक्सिमम एंगल है इंक्लाइंड प्लेन का, बॉडी का डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट नहीं हुआ, जस्ट बिफोर दैट. ठीक है, देखो ये जैसे मैं यहां बॉडी रख रहा हूं, यहां से इंक्लाइन करते जा रहा हूं, बस इससे ऊपर नहीं जा सकता. इससे ऊपर गया तो डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट हो जाता है. बॉडी यहीं रहनी चाहिए, इट शुड रिमेन ऑन द इंक्लाइंड सरफेस. ठीक है, नॉट स्लाइडिंग डाउन. तो जब ये मैक्सिमम एंगल है इंक्लाइंड प्लेन का, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज. मैक्सिमम एंगल ऑन द इंक्लाइंड प्लेन व्हेन द बॉडी इज अबाउट टू स्लाइड बोल सकते हैं. व्हेन द बॉडी इज अबाउट टू स्लाइड मतलब थोड़ा सा और ऊपर करोगे तो डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट. ठीक है, आई विल कीप द बॉडी बिट हायर. हम ये डायग्राम अच्छे से समझेंगे पहले. तो अगर बॉडी इस इंक्लाइंड सरफेस पे यहां पर प्लेस्ड है, प्लेस्ड है मींस डाउनवर्ड मोशन उसका नहीं हो रहा है. वेट तो हमेशा डाउनवर्ड होता है. दिस इज थीटा. अगर ये mg है तो दिस विल बी mg cos थीटा, और बेटा इधर होगा mg sin थीटा. और इसके अगेंस्ट में ये हुआ f. बॉडी रेस्ट पे है इसलिए ये f नहीं, ये f s होगा, और ये होगा जी नॉर्मल रिएक्शन r. ठीक है, तो किसी इंक्लाइंड सरफेस पे दिस fs इज इक्वल, बॉडी का डाउनवर्ड मोशन नहीं हो रहा है इसलिए बॉडी तो इक्विलिब्रियम में है. fs इज इक्वल टू mg sin थीटा एंड r इज इक्वल टू mg cos थीटा. तो जब आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करके आप बोलोगे fs बाय r इक्वल्स टू mg, mg कट जाएगा, इट विल बी इक्वल टू tan थीटा. अगेन यू नो कि fs तो म्यू s इंटू r होता है, tan थीटा तो आर आर कट जाएगा, tan थीटा क्या हुआ, tan थीटा इक्वल्स टू म्यू s. तो पहले जैसे ही आ गया, व्हाट विल बी थीटा देयरफॉर, tan इनवर्स म्यू s. तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज बराबर होते हैं. फॉर कंक्लूजन क्या है, देयरफॉर फॉर टू गिवन सरफेसेस angle of friction
इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो इस तरह से हम ना म्यू एस पता कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। हम एक सरफेस पे बॉडी को रखेंगे और देखेंगे कितना कर सकते हैं उसको इंक्लाइन, कि उसके बाद मोशन स्टार्ट हो, बस वहीं रुक जाएंगे तो उसका जो टेंजेंट होगा दैट इज वैल्यू ऑफ म्यू एस। tan थीटा जो है वो म्यू एस होगा। रिटार्डेशन ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है वो रिटार्डेशन प्रोड्यूस करता है, विच मीन्स कि फ्रिक्शन के कारण बॉडी की वेलोसिटी कम होती है, इसलिए तो थोड़ी देर बाद बॉडी रुक जाएगी। द बॉडी विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम। कितनी देर बाद वो कैलकुलेट करने के लिए बोल सकते हैं, या कितने डिस्टेंस के बाद वो कैलकुलेट करने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, सपोज देखो बेटा, सिंपली फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और अगर ये फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है तो भी तो है तो फोर्स ही, बट अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ फ्रिक्शन दिस F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, और किसी हॉरिजेंटल सरफेस पे R इज mg, देयरफॉर m इंटू a इक्वल्स टू म्यू mg, मास इंटू एक्सेलरेशन या म्यू इंटू mg, m और m कैंसिल तो a क्या हुआ, म्यू टाइम्स g। दिस इज एक्सेलरेशन। ये बेसिकली रिटार्डेशन है ऑन ए हॉरिजेंटल सरफेस। दिस इज रिटार्डेशन ऑन ए हॉरिजेंटल सरफेस। अब इस रिटार्डेशन को हम कैसे यूज करेंगे, देखिए सिंपली ये याद रखो, रिटार्डेशन इज म्यू जी। जैसे ए बॉडी the initial velocity of a body on a horizontal surface is u, and the body stops due to friction। फ्रिक्शन के कारण बॉडी रुक गई आफ्टर सम टाइम, वहीं पे नहीं, कुछ देर के बाद रुक गई, ट्रैवलिंग सर्टेन डिस्टेंस। The initial velocity of a body on a horizontal surface is u, and the body stops due to friction after some time, traveling certain distance. Calculate time and stopping distance। कितने टाइम के बाद बॉडी रुकी और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके बॉडी रुक गई। बेटा अगर आपको टाइम कैलकुलेट करना है, we have the first equation v equal to u plus at, which says 0 equal to u minus, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गई ना बाद में, a की जगह लिखना म्यू जी इंटू टी, विच मीन्स म्यू जी इंटू टी इक्वल टू यू, तो t हो गया बेटा u बाय t इक्वल टू u by mu into g। डोंट गेट कंफ्यूज,
between this u and mu. Mu is coefficient of friction and u is the initial velocity. So t equal to u divided by mu into g. कितने टाइम बाद बॉडी रुकेगी? मान लो क्वेश्चन में ही दिया होता या एंट्रेंस में आपको क्वेश्चन आ गया कि म्यू जो है वो 0.6 है. ऑफ कोर्स जब बॉडी रुकी ना थोड़ी देर बाद, तो ये जो म्यू है बेसिकली म्यू ही लिखा है, बट एक्चुअली इट इज म्यू के, बिकॉज बॉडी मोशन में है. जब बॉडी मोशन में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं होता है. तो म्यू की जगह 0.6 लिखो. और अगर दिया है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड थी, एक बॉडी 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है और कितनी देर बाद रुक गई कि अगर म्यू जो है 0.6 होगा, तो कुछ करोगे क्या? इसके अलावा कुछ नहीं. जस्ट राइट 20 डिवाइडेड बाय 0.6 इंटू 10. जी की जगह 10 लिख दिया, तो दैट इज 20/6, 10/3. 10/3 सेकेंड के बाद बॉडी जो है वो रुक जाएगी. द बॉडी विल स्टॉप आफ्टर 3.33 सेकेंड्स. अच्छा, कितने डिस्टेंस के बाद बॉडी रुकेगी? कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके बॉडी रुकेगी? उसके लिए कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? v square equal to u square plus 2s. So we write 0 square equal to u square minus 2 mu g into s. तो बेटा s कितना हो गया? s हो गया 2 times mu g into s. Stopping distance due to friction, the body will stop after traveling this distance. इसी क्वेश्चन में अगर यही आपको वैल्यूज दी होती, s कितना होता? 20 का स्क्वायर 2 इंटू 0.6 इंटू 10, तो ये आ जाता 20 का स्क्वायर हो गया 400 डिवाइडेड बाय 12, 40/6 ना, 40/6 नहीं, 200/6. So that is 100/3, 33.3 मीटर डिस्टेंस है. मीटर में आएगा, टाइम था पहले सेकेंड में. ठीक है, तो रिटार्डेशन ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होती है? म्यू इंटू जी. टाइम फाइंड करना है तो फर्स्ट इक्वेशन, डिस्टेंस फाइंड करना है तो थर्ड इक्वेशन. डाउनवर्ड एक्सेलरेशन on an inclined plane. Downward acceleration on a smooth inclined plane और रफ inclined plane. स्मूथ inclined plane वो ये, ठीक है, यहां से बॉडी नीचे स्लाइड कर रही है. तो किस एक्सेलरेशन से वो नीचे स्लाइड कर रही होगी? अगर स्मूथ है तो मतलब फ्रिक्शन नहीं है. तो अभी आपको बताया था कैसे हम वेट को रिजॉल्व करते हैं इंक्लाइंड प्लेन पे. ठीक है, फ्रिक्शन तो है नहीं, तो डाउनवर्ड फोर्स क्या है? mg sin थीटा. लेकिन फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होती है, सो m इंटू ए इंटू साइन थीटा. mm कैंसल, a इक्वल्स टू g sin थीटा.
Now imagine this is a rough surface. If it is a rough surface, then in addition to this mg sin theta, एक फ्रिक्शनल फोर्स भी होगी जो मोशन को अपोज करेगी. बाकी सब वैसे ही है, mg थीटा, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा. सो यहां मैं क्या बोलूंगा, नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या है? mg sin theta minus f, mg sin theta minus f, and it is equal to m into a. Force is mass into acceleration. But f is mu into r. ठीक है, अभी मैं ये वाला हटा देता हूं यहां से. ये हमेशा याद रखना, किसी स्मूथ सरफेस पे डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होती है g sin थीटा, बट f इज इक्वल टू म्यू इंटू r. ठीक है, एंड हेयर जो r है दैट इज, सॉरी ये क्यों mg sin थीटा लिखा है, ये तो r है, r इज mg cos थीटा. So we write f equals to mu into mg cos theta. So आपके पास ये बना mg sin theta minus mu mg cos theta equal to m into a. आप a को फाइंड करना है, इस तरफ से m तो कैंसिल हो गया, दोनों तरफ से g कॉमन लेके लिख सकते हो, g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू इंटू कॉस थीटा. तो किसी रफ सरफेस पे डाउनवर्ड एक्सीलरेशन क्या हुई, a इक्वल्स टू g मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा. अगर स्मूथ सरफेस होगा तो म्यू 0 पुट कर दो, और जब आप म्यू को 0 पुट करोगे तो देख लो, जब म्यू 0 होगा तो a आ जाएगा g sin थीटा. देखो बेटा, एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किया होगा आपने पहले भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं. एक स्मूथ सरफेस और एक रफ सरफेस. ठीक, एक बार यहां से एक बार यहां से. ये वाली जो हाइट है ये h है, ये वाली हाइट भी h है, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा, और बॉडी स्लाइड करके यहां आ जाती है, और इसको यहां से यहां आने में जो टाइम लगता है वो है t. उस t टाइम ने इसने कितना ट्रेवल किया, s ट्रेवल किया. और जब बॉडी यहां से यहां आएगी ऑब्वियसली उसको टाइम ज्यादा लगेगा, मान लेते हैं उसको टाइम लगा n इंटू टी, लेकिन डिस्टेंस तो बराबर ही ट्रेवल किया, तो आपको n पता करना है. यहाँ एक चीज और दी है, जो ये रफ सरफेस है, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है. ठीक है, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ भी डिस्टेंस बराबर ट्रेवल करना है, तो टाइम तो बराबर नहीं हो सकता ना, क्योंकि एक स्मूथ है और एक रफ है, इसमें कम टाइम t और इसमें n टाइम्स t. तो मैं इक्वेशन यूज करूंगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर. लिखने की जरूरत नहीं है u, क्योंकि u तो 0 है, और यहां स्मूथ सरफेस पे एक्सेलरेशन कितना है, g sin थीटा, और इस रफ सरफेस पे एक्सेलरेशन कितना है, g इंटू
साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू एन टी का होल स्क्वायर, दैट इज एन स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ये है डिस्टेंस ऐसे ट्रेवल किया, एक बार इसके लिए आ गया, दूसरी बार ये ऐसे इसके लिए आ गया, दोनों बराबर है। तो ये 1/2g, ये 1/2g गया, तो यहाँ आएगा, अच्छा टी स्क्वायर और टी स्क्वायर भी गया, यहाँ आएगा साइन थीटा, और इधर रहेगा आपके पास एन स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो अगर बेटा आपको n पता करना है तो यहां से ही लिख लो, एन स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा ओवर साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अगर ये n स्क्वायर है तो n आ जाएगा इसका रूट। यू कैन स्टॉप हेयर, या इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बेटर तरीके से लिख सकते हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन थीटा से डिवाइड करो, साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा से। तो साइन बाय कॉस क्या हुआ, साइन बाय कॉस हुआ 10, साइन बाय कॉस हुआ 10, और ये कॉस बाय कॉस हुआ 1, सो इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ tan थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस 1 इंटू म्यू तो है ही है। तो ये हम n जो है ऐसे पता कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन फाइंड n। फ्री बॉडी डायग्राम जैसे क्वेश्चंस हमने किए थे वैसे क्वेश्चंस देख लीजिए। मान लो ये एक टेबल है और इस टेबल पे एक मैकेनिज्म बनाया है, कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है, थ्रेड अटैच की इसके साथ, और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ है। M1 M2 से बड़ा है, हमने स्मूथ सरफेस पे पढ़ा था, अगर M1 M2 से बड़ा होगा तो ये बॉडी तो नीचे चली जाएगी, लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन यहाँ पर इतना है कि वो इस बॉडी को जो टेबल पे पड़ी है, इसका मास में ले लेता हूं M2, जो बॉडी टेबल पे पड़ी है उसको रोक रहा है ये फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन है, ठीक है। कौन कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व है, यहाँ होगा M1G, इसके अगेंस्ट होगा T, और ये है T, ये T इस पे लगाया इसने, तो ये इस पे लगाएगा, टेंशन हमेशा पुलिंग होता है, तो इसको पुल मिल रहा है इसका इधर, इसको इधर, स्टेशनरी है, इक्विलिब्रियम है। तो अगर इक्विलिब्रियम है तो जितनी फोर्स ये ऊपर होगी उतनी नीचे होगी, सो T इक्वल टू M1G, ये बॉडी भी तो इक्विलिब्रियम में है, सो T इक्वल टू F, और F क्या है, म्यू, यहां पर फ्रिक्शन होगा म्यू ऐसे, आल्सो फर्स्ट बॉडी के लिए, सेकेंड बॉडी के लिए T इक्वल्स टू F, दिस मीन्स T इक्वल्स टू म्यू इंटू R, और R क्या है, M2 इंटू G, therefore M1G is equal to mu times M2G, तो G कट जाएगा, what is mu, M1 by M2, आप ऐसे याद रखो, therefore mu is equal to mass hanging from the table divided by mass on the table, mass lying on the table।